हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित संदेह कहानी का थर्ड और लास्ट पार्ट प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मोहन बाबू परेशान होकर मनोरमा से बात कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और मनोरमा बहुत परेशान सी थी और हताश सी होकर वो रामनिहाल की ओर देख रही थी। अब आगे। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ रामनिहाल बोल रहा है। मांझी जो होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, उसको मांझी कहते हैं। तो रामनिहाल मांझी से कहता है कि माँ जी अब वापस चलो, क्योंकि रात बढ़ रही है तो अब हमें वापस चलना चाहिए। कार्तिक की रात थी और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। नाव मन मंदिर की ओर घूम चली। हमारी नाव जो है मन मंदिर की तरफ वापस चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। रामनिहाल बताता है कि वो मोहन बाबू के मनोवैज्ञानिक जो परेशानी थी उनको, उसके बारे में वो सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो मोहन बाबू कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगते हैं, मनोरमा से कहते हैं कि मनोरमा, ब्रज किशोर जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में मुझे सब पता है। वो तुम्हारे साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच रहा है और उसकी मर्जी ये है कि वो मुझे पागल बना दे और फिर मेरी संपत्ति पे जो है कब्जा कर ले। ब्रज किशोर के बारे में मोहन बाबू मनोरमा से बोल रहे हैं। मनोरमा कहती है, ओह आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ, ये व्यर्थ का संदेह आप अपने मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। मनोरमा जो बहुत परेशान है, वो परेशान होकर वो मोहन बाबू से कहती है कि आप चुप हो जाइए। आप चुप नहीं होंगे? अगर आप चुप नहीं हो रहे हैं और ये संदेह अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो मुझे जहर मंगा दीजिए, तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। संख्या एक जहर को कहते हैं। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे ये बातें ना कहनी चाहिए। ये मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। थोड़ी देर के बाद मोहन बाबू जो है उनकी मानसिक हालत थोड़ी सुधरती है। उनको कुछ ख्याल होता है कि मैंने कुछ गलत सलत बोला है मनोरमा से, तो वो मनोरमा से कहने लगते हैं कि तुम्हारा अपमान होता है। मैं सबके सामने इस तरह की बातें करता हूँ, इससे तुमको तकलीफ होती है, तुम्हारा अपमान होता है, ये मेरा अपराध है, ये मेरा जुर्म है और मुझे माफ कर दो। तो वो देखता है रामनिहाल के सच में ही वो मनोरमा के पैर छूने लगते हैं, पैर पकड़ के माफी मांगने लगते हैं। अब वो पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसक जाती है। उसका जो शरीर मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वो एक क्षुब्ध और संकोच में ओभ चुभ रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? वो पैर छुड़ाते हुए जब पीछे खिसकती है तो उसका शरीर जो होता है वो रामनिहाल से छू जाता है, टच हो जाता है और वो बड़ी परेशान सी, बहुत दुखी सी होती है, आशा निराशा से भरी हुई। ओप चुभ मतलब आशा निराशा से भरी हुई रमणी स्त्री। और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का सहारा पाने के लिए बेचैन हो रही हो। वो बहुत परेशान थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी के सहारे की जरूरत हो। और मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? रामनिहाल कहता है कि मनोरमा बड़ी दुखी सी, बहुत परेशान से मेरी तरफ देखती है और मुझसे कहती है कि आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था, मैं सच में उसी को देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। गंगा की जो धारा थी उस पर हमारी नाव चलती चली जा रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। बहुत सारे सितारे निकले हुए थे और एक बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी जो लेडी थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सहारे की तलाश में हो। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वो दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। मनोरमा जो थी, वो मनोरमा के बारे में बोल रहा है कि वो अपनी शर्म और अपनी इंसल्ट के साथ और इंसल्ट को लिए हुए उसके ऊपर जो उनके मोहन बाबू के संदेह का जो बहुत बड़ा बोझ था उसके मन पे, जिसे वो संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके शक के बोझ को, डाउट के बोझ को संभाल नहीं पा रही। वो बहुत परेशान सी, बहुत ही दुखी सी है
और उस तरह वो मुझसे कहती है, आप देखते हैं ना, जब वो मुझसे ये बात कहती है, आप देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे प्रार्थना करती थी कि मेरी तरफ मत देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं कोई देखने वाली चीज नहीं हूँ, मेरा साथ जो हो रहा है, मेरी जो परेशानी है, वो देखने की वस्तु नहीं। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी, और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। रामनिहाल कहता है कि मैं चुपचाप सा था और हमारी जो नाव थी वो घाट पर पहुंच चुकी थी। फिर वो युवती यानी मनोरमा जो है उसका हाथ पकड़कर और पैड़ी पर से संभलती हुई उतर के आ जाती है। तो एक बार उसके मन में जो है थोड़ी सी उद्दंडता आ जाती है, बुराई आती है, एरोगेंस आता है, और वो मन में सोचता है कि मैं बड़ा धन्य हूँ। मतलब उसको लग रहा था कि इतनी सुंदर सी स्त्री मेरा हाथ पकड़ के आ रही है, उसको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। वो थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा अपने मन में सोचने लगता है। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगते हैं। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। मैं मनोरमा के पीछे चल रहा था, अपने पर भारी बोझ डालकर। अपने मन पे, मतलब मेरे मन पे मनोरमा की परेशानी का बहुत बोझ था, और उसी को लिए हुए मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, मतलब मनोरमा ने रामनिहाल से धीरे से कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। वो बहुत धीरे से उससे पूछती है कि रामनिहाल, क्या मेरी परेशानी में तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? और रामनिहाल जो है बहुत ही हैरान हो जाता है, बहुत परेशान सा उसके बारे में सोचने लगता है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वो चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और कुछ भी है या बस? श्यामा ने बहुत गौर से उसको देखा। वो चुप हो चुका था बीच में। तो श्यामा उससे पूछती है कि आगे और भी कुछ है बताने के लिए या बस खत्म हो गया? तो रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। श्यामा बोलती है, वही कहो ना। तो रामनिहाल कहता है, कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू ये चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वो मनोरमा का है। रामनिहाल बताता है कि उसे धीरे धीरे ये मालूम होता है कि ब्रजकिशोर जो है मोहन बाबू को अदालत में पागल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो चाहते हैं वो पागल साबित हो जाएं कोर्ट से, और उनकी सारी संपत्ति जो है वो ब्रजकिशोर के हाथों में चली जाए। जब मतलब ये है कि जब कोर्ट किसी को पागल साबित कर देता है तो उसकी जो संपत्ति होती है, उसका जो भी सबसे निकट रिलेटिव होता है, सबसे निकट संबंधी होता है, उसके हाथों में वो सब चली जाती है। तो ब्रजकिशोर यही षड्यंत्र रच रहा है कि अगर कोर्ट उसको पागल साबित कर देगा तो वो उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन जाएंगे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, पता नहीं इसमें क्या रहस्य है, लेकिन दुनिया जो है वो इसी तरह दूसरों को मूर्ख बनाने का व्यवसाय कर रही है। मतलब पूरी दुनिया ने जो है, ये संसार ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को मूर्ख बनाते रहो। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है, और मोहन बाबू जो है उनके जहन पे इन चीजों का इतना असर है कि वो हर वक्त संदेह करते रहते हैं, अपनी पत्नी पे भी संदेह करते रहते हैं, और ब्रजकिशोर तो करता ही है जो भी कर रहा है। तो उसके संदेह के कारण उसने अपने ही परेशानी को और ज्यादा बढ़ा लिया है, और वो पूरा पागल जैसा हो गया है। और ये जो चिट्ठियों का बंडल तुम देख रही हो, वो मनोरमा का है। मतलब वो बताता है कि मनोरमा उसे मुस्तकिल चिट्ठियां लिखती रहती है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? रामनिहाल रुक जाता है बोलते बोलते, और श्यामा फिर से उसे देखने लगती है बड़ी तीखी तीखी नजरों से। फिर रामनिहाल बोलता है कि तुमको भी संदेह हो रहा है ना? शायद ठीक ही तुम समझ रही हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मनोरमा मुझे इस समय क्यों बुला रही है, मुझे भी इस तरह का संदेह हो रहा है। मतलब वो ये दिल में ये सोचने लगता है कि शायद मनोरमा जो है उसे प्रेम करने लगी है, वो ये बताना चाह रहा है। वो ये सोच रहा है कि तुम्हें को भी संदेह हो रहा है ना श्यामा, कि वो मुझे प्रेम करने लगी है, मुझे भी लग रहा है, शायद ये ठीक ही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो दुष्चरित्रा है? छी रामनिहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में ये कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। श्यामा जो हंसने लगती है उसकी बातों पे, और उससे बोलती है कि तुम क्या समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करने लगी है और उसका कैरेक्टर खराब है, वो बहुत बुरी औरत है? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वो कहती है, छी रामनिहाल, ये तुम कितना गंदा सोच रहे हो। और फिर वो उससे कहती है कि देखें तुम्हारे हाथ में किसका चित्र है, किसका फोटो है? क्या ये मनोरमा का ही है? ये कहते हुए वो रामनिहाल के हाथ से
वो फोटो ले लेती है, चित्र ले लेती है। वो जब कहानी शुरू हुई थी तो हमने आपको बताया था कि आपने पढ़ा भी था कि उसने बंडल तो बॉक्स में रख दिया था, पर एक लिफाफा उसके हाथ में था और उसमें से उसने चित्र निकाला था। तो यहाँ पर उसी चित्र के बारे में बात हो रही है। श्यामा जो है रामनिहाल के हाथ से वो चित्र ले लेती है और आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, और उसने आश्चर्य से उससे कहा, अरे ये तो मेरा ही है। मतलब जब वो देखती है उस फोटो की तरफ तो उसे पता लगता है कि वो उसी का है, यानी श्यामा का है। तो उससे कहती है, अरे ये तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। श्यामा जी उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो, बचपना कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो? मतलब उसका ये कि क्योंकि मैं तो एक विधवा हूं और तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो, और ये तुमको अच्छी सजा मिली हुई है कि मनोरमा, तुमको ये लगता है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको करने लगे हो, और तुमने अपने मन को एंटरटेन करने के लिए ये एक अच्छा सा सोर्स बना लिया है कि तुम अपने मन को जो है खुश कर रहे हो इन सब बातों को सोच करके, बेकार के संदेह में पड़ के, और यहाँ से कायरों की तरह यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। मतलब कि वो, क्योंकि वो परिस्थितियों का कर पाता था, रामनिहाल कुछ इस तरह का था, तो वो वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। तो श्यामा इसी तरफ इशारा करती हुई कहती है कि यहाँ से कायरों की तरह अपना सामान लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। रामनिहाल हदबुद्धि अपराधी से श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। रामनिहाल की जो बुद्धि थी वो एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उसकी बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, और श्यामा को ऐसे देख रहा था वो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे इसके सामना करूं, कैसे इसके सामने से हट जाऊं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। वो उसको समझाती है, श्यामा जो है रामनिहाल को समझाती है कि निहाल बाबू, जिस चक्कर में तुम पड़ रहे हो ये सब बहुत बुरा, बहुत मुश्किल काम होता है, यानी प्यार करना बड़ा कठिन है, इन सब चक्करों में ना पड़ना, तुम इस खेल को नहीं जानते हो, ये सब बहुत परेशानी वाली बातें होती हैं। हाँ, एक दुखिया स्त्री, मतलब मनोरमा, दुखिया स्त्री कौन? मनोरमा। वो कहती है कि एक मनोरमा जो है वो तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, तुम्हें जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए, वहां जाओ, उसकी सहायता करो और फिर वापस यहीं आ जाओ, तुम्हारा सामान हम नहीं देंगे, यहीं रखा रहेगा, तुम वापस यहीं पर आना। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता, अभी तुमको जो है मेरे साथ की जरूरत है, मेरे संरक्षण में तुम आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उठो और नहा धो लो और जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर, मतलब नहा धो के जाओ और जो भी ट्रेन मिलती है पटना के लिए, वहां ब्रज किशोरी की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो, मतलब मनोरमा को उनकी चालाकियों से बचाने में उसकी सहायता करो। वो कहाँ रहते थे? वो पटना में रहते थे, उसके बारे में वो उसी लिए वो पटना का नाम लेती है कि पटना के लिए जो भी ट्रेन मिले वहां जाओ और उसकी मदद करके वापस आ जाओ। ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था, और जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ये सब समझ लो कि सब भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, संदेह है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हारी परेशानी की बहुत बड़ी वजह बन गया है। तुम इस सबको अपने मन से निकाल दो और जाओ और उसकी मदद करके वापस आ जाओ। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी कहानी संदेह के चारों ओर घूमती है। रामनिहाल को संदेह है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है और वो श्यामा से प्रेम करता है। मोहन बाबू को ये संदेह है कि मनोरमा ब्रजकिशोर के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस तरह ये पूरी कहानी संदेह पर ही आधारित है। हर जगह किसी न किसी को कोई संदेह रहता है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।